आमतौर पे हमें बोला जाता है कि अभी की इंसानी सभ्यता टेक्नोलॉजिकल लेवल के टॉप लेवल पर है, पर अभी हम ऐसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और सबूत देखने वाले हैं जो यह साबित कर देगा कि अभी से ज़्यादा एडवांस तो हम 100-200 साल पहले थे। एक बार कल्पना करके देखिए, वो दुनिया कैसी होगी जहाँ पे गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल पे चलने के बदले फ्री एनर्जी जनरेटर से चले, और साथ में हम उसको अपने मन से, वाइब्रेशन से और आवाज़ से भी नियंत्रित कर पाएँ, तो कैसा रहेगा? कैसी वो दुनिया होगी जहाँ पर हम जब चाहे तब, जहाँ चाहे वहाँ, बिना इलेक्ट्रिकल वायरिंग के हम अनलिमिटेड फ्री एनर्जी प्राप्त कर सके। ऐसा हुआ तब तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। बिल पे करने की बोझ और इलेक्ट्रिकल वायरिंग बैठवानी जैसी इत्यादि खपत हट जाएंगे। यहाँ तक कि गरीबी भी नहीं रहेगी, क्योंकि सभी को सुविधा साधन मुफ्त में मिल पाएगा। तब दुनिया कितना ज़्यादा सुहावना होगा, कल्पना करके देखिए। इस वीडियो में हम ऐसे एविडेंसेस को देखने वाले हैं जो इस बात का भी प्रमाण दे देगा कि वैसी दुनिया बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया को वैसा बनने ही नहीं दे रहे हैं। साथ में आपको भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी का झलक भी दिखेगा। तो चलिए साथ में ऑब्जर्व और रिसर्च ही कर लेते हैं। नाइनटीन्थ सेंचुरी के एंडिंग पीरियड में ही कुछ वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान के ढांचे के परे चल गए थे। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने एक ऐसे रहस्यमय ऊर्जा को डिस्कवर किया जिसे उस वक्त के इंसान तो अपरिचित थे, लेकिन भूतकाल के सभ्यताओं को ज्ञात था। और वह रहस्यमय ऊर्जा इथेरिक फोर्स था। दूसरे शब्दों में इसे वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स और हिंदी में प्राण शक्ति भी कहते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय शक्ति है दोस्तों, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में इसके बहुत सारे उल्लेख मिल जाते हैं। कहा जाता है कि हम इंसान इसी एथेरिक फोर्स यानी कि प्राण शक्ति की वजह से ही जीवित रह पाते हैं। इसके निकल जाने पर शरीर हिल भी नहीं पाता, वह सड़ने गलने लगता है। जिस प्रकार शरीर से प्राण शक्ति खत्म हो जाने के बाद उसके तरफ कई सारे कीट पतंगे आकर्षित होकर उसे नष्ट करने लगते हैं, उसी प्रकार जीवित रहते वक्त जब हमारे बॉडी में प्राण शक्ति की लेवल घट जाती है, तब उसी अनुपात में हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स आकर्षित होने लगती है। हमारी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, टैलेंट और स्टेटस में कमी वगैरह दिखने लगती है। लेकिन जब यह इथेरिक फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तब स्फूर्ति, सक्रियता जैसी शारीरिक विशेषताएं और मानसिक गुण जैसे कि इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, टैलेंट, सेंसिटिविटी और मेंटल टफनेस जैसी अनेकों गुणों में वृद्धि देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर पाई जाने वाली काइंडनेस, कंपैशन, डिवोशन टू ड्यूटी, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, श्रद्धा और सद्भावना जैसी सारे गुण प्राण शक्ति के उपलब्धियों पर ही डिपेंड करता है। उसके मौजूदगी और गैर मौजूदगी के अनुपात में ही यह सब होते हैं। यहाँ तक कि हमारे आसपास मौजूद जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में भी यह एथेरिक फोर्स मौजूद होता है। अगर जानवरों में यह कम हो तो उनमें कई सारी बीमारियाँ दिखती हैं। एनर्जी और स्ट्रेंथ की कमी और स्फूर्ति की कमी भी दिखती है। और अगर पौधों में यह कम होने लगे तो वह भी कई सारे डिफेक्ट्स के शिकार हो जाते हैं। पत्तियाँ सूखने लगती है और एक टाइम पे जड़ भी सूख जाते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में इसको आकाश तत्वों से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम आकाश यानी कि ईथर ही उत्पन्न हुआ था, जिससे फिर वायु अस्तित्व में आया, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। यहाँ तक कि जो एक एटम्स का दूसरे एटम्स में ट्रांसम्यूटेशन होता है, वह इलेक्ट्रॉन के घटने और बढ़ने वाले कारण से भी बहुत कुछ है दोस्तों। यह सब इसी एथेरिक फोर्स की वजह से ही हो पाता है, और यह सभी बात इन एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ हो चुका है। This is called Kirlian photography, a method that by using high voltage electricity, it can capture the electromagnetic field that envelops every single thing that exists, both living and non-living. And back in 1939, Kirlian noticed a pattern. A healthy leaf would have a very powerful field, while a dying leaf would have a very weak field. So as the leaf withered, so did its life force. But it's not just about leaves. Here's the picture of a hand of a healthy person, and here's the picture of a sick person. Also, here's the field of a person's finger before and after an acupuncture treatment, and here's the field of a finger of someone before versus after consuming alcohol. इन सभी बातों का मतलब हुआ कि इसी एथेरिक फोर्स के वजह से सभी तत्व एग्जिस्टेंस में आते हैं।
यहाँ तक कि सभी जीव जंतु इसी के वजह से जीवित रह पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, निखार और चमक दमक भी बढ़ा पाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो पता चलता है कि हमारे 7 मुख्य चक्र होने के साथ साथ हमारे बॉडी में मल्टीपल जगह पे माइनर एनर्जेटिक सेंटर भी होते हैं, जो कि सब 72,000 नाड़ियों से कनेक्टेड होते हैं। इनमें से लाइफ फोर्स यानी कि एथेरिक फोर्स फ्लो करती है, जिसके मूवमेंट को हम अपने मन से नियंत्रित कर सकते हैं। आज के डेट में यह सब साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हो चुका है। और हमारी ऑरा भी तो प्राण शक्ति से ही बनी हुई होती है, जो कि मूड के अनुसार अपने आप को स्ट्रक्चर कर लेती है। यह सब यही दर्शाते हैं कि एथेरिक एनर्जी को हम अपने मानसिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें तो पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति एथेरिक फोर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वह कई सारे चमत्कार भी कर सकता है। अपनी शरीर और मानसिकता में अनोखा बदलाव तो ला ही सकता है, लेकिन साथ में आम मानसिकता को लगने वाली जादू, जो कि असल में जादू नहीं होता, विज्ञान ही होता है, वैसा अनोखा कारनामा भी कर सकता है। जैसे कि एक सूख रही पौधे को भी हरा भरा कर सकता है, बॉडी पर लगी हुई चोट को क्षण भर में हील भी कर सकता है, एक अनहेल्दी इंसान को भी अपनी प्राण शक्ति से ठीक कर सकता है। और क्योंकि एथेरिक फोर्स से ही सब चीज अस्तित्व में आते हैं और तत्वों का रूपांतरण भी होता है, इसलिए वो हवा से चीजों को भी बना सकता है, किसी एक चीज को दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। ऐसी प्रैक्टिसेस हजारों सालों से करती आई जा रही हैं। रुडोल्फ स्टेनर, जो कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, वे अपने लेक्चर में भी कहे हैं कि अटलांटिक सिविलाइजेशन इससे परिचित थे। वह इसे ताओ कहते थे, जिसके द्वारा वह पौधों को भी ट्रांसफॉर्म कर देते थे, यहाँ तक कि अपने एयरशिप को भी मूव कर देते थे। और आपको पता है, यह वही फोर्स है जिसका इस्तेमाल रामायण और महाभारत में दिखाए गए अस्त्रों के द्वारा उपयोग होता था। आज भी कई सारे एग्जाम्पल दिख जाते हैं, जैसे कि रेकी हीलर्स हो गए, जो कि एथेरिक फोर्स का इस्तेमाल अपनी हीलिंग प्रोसेस में किया करते हैं। यह सब सुनने में अविश्वसनीय लगेगा, पर एक्सपेरिमेंट्स भी तो यही कहते हैं ना। इसलिए हमें अपने पुराने विश्वास को हटाकर स्वीकार कर लेनी चाहिए। मर्जी तो आपकी है, लेकिन ऐसा करना आपको परिवर्तन के अनुसार ढलने में मदद करेगा, वरना पीछे छूट सकते हैं आप। तो 19th सेंचुरी के एंड में जब एथेरिक फोर्स का खुलासा इन एक्सपेरिमेंट से हो रहा था, तब रुडोल्फ स्टेनर ने भविष्य के टेक्नोलॉजी के बारे में यह कहा कि वे ईथर के बेस्ड पे होंगे, जिसे दूसरी शब्दों में हम एथेरिक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। वे भविष्य के टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहते हैं कि आने वाले समय में यंत्रों और वाहनों का इंजन ऐसा होगा जो एथेरिक फोर्स पे चलेगा। मीन्स कोयल, पेट्रोल, गैस, बैटरी, इन सब की ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि इंजन एनवायरनमेंट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके चलेंगे। और सबसे शॉकिंग बात उन्होंने कहा कि वह इंजन इंसानों से आ रही वाइब्रेशन, उसके मन और आवाज़ के द्वारा नियंत्रित होंगे। पर कैसे मान लें कि यह संभव हो सकता है? यही सोच रहे हैं ना आप? मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मैं अब इसका प्रमाण ढूंढने लगा। एक तो वे भी अपने इस स्टेटमेंट का रेफरेंस दिए हुए हैं। वह अपने लेक्चर में कहे हुए हैं कि जॉन कीली ने एक ऐसा मोटर या कहें तो इंजन बनाया हुआ है जो ईथर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके तो चल ही रहा है, लेकिन तभी जब इंजन कीली के वाइब्रेशन को सेंस कर पा रहा हो, कीली के अनुपस्थिति में वो इंजन चल ही नहीं पाता था। यह जानने के बाद अब मैं इस केस को खंगालने लगा कि क्या वाकई में ऐसा था। फिर मुझे पता चला कि 1874 में मिस्टर किली ने सच में एथेरिक जनरेटर बना लेने का दावा किया था। 27 मार्च 1886 को न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स ने यह बात पब्लिश भी किया था। पर अगर आप किली के बारे में सर्च करेंगे तो इनको फ्रॉड कह दिया जाता है। पर आपको पता ही है कि कैसे डार्क सोसाइटीज हजारों सालों से सभी चीज़ों को कंट्रोल करते और मैनिपुलेट करते आ रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र को छोड़ने के बदले मैं और खंगालने लगा। किली का जैसा एक सिमिलर इन्वेंशन भी ढूंढने लगा, ताकि यह देख पाऊँ कि इसके सच होने का कोई आधार मिलता है या नहीं। यह कितने बड़े जीनियस थे यह हम सब अच्छे से जानते हैं। वह एक रिलायबल पर्सन थे जो फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। साथ में उनके बारे में हमने यह भी सुन रखा है कि वह फ्री एनर्जी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो इसलिए अब मैं यह ढूंढने लगा कि क्या निकोला टेस्ला एथेरिक जनरेटर जैसा कोई इन्वेंशन किए थे। 9 जून 1902 न्यूयॉर्क टाइम्स
और न्यूयॉर्क हेराल्ड। यह दोनों नाम के न्यूज़पेपर ने सेलेमन फिगेरस, जो कि एक इंजीनियर थे, उनकी एक कहानी को प्रकाशित किया जिसमें मेंशन था कि वह एथेरिक जनरेटर बना चुके हैं जो बिना किसी फ्यूल पर चलता है। उसके बाद इनका क्या हुआ यह तो नहीं पता, लेकिन यह न्यूज़ निकोला टेस्ला को प्रेरित किया अपने दोस्त के पास इसके रिगार्डिंग लेटर भेजने का। उनका लेटर कोलंबिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में स्टोर्ड है, जिसका फोटोग्राफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें वो साफ साफ कहे हैं कि फिगेरस का इन्वेंशन वैसा ही है जैसा मैंने सेंचुरी मैगजीन के आर्टिकल पेज नंबर 200 में बात किया हुआ है। जिस आर्टिकल का वह बात कर रहे हैं उसका नाम रहा ये। उसी में एक सेक्शन एनर्जी फ्रॉम द मीडियम में एथेरिक जनरेटर बनाने का थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल चर्चा वो किए हुए हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसी में निकोला टेस्ला आगे कहते हुए दिख जाएंगे कि उनका डिवाइस एम्बिएंट मीडियम से, जिसका मतलब सराउंडिंग होता है, दूसरे शब्दों में ईथर कहा जाता है, उससे ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा। साथ ही मैंने उनका यह कोट भी देखा। इन सब से मुझे यह तो क्लियर हो गया कि एथेरिक जनरेटर बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल है, लेकिन मन में अब एक क्वेश्चन आया कि ऐसा जनरेटर बनाना पॉसिबल है तो जब केली ने कर दिखाया तो उसे फ्रॉड क्यों घोषित कर दिया गया। देखा जाए ना तो पास्ट में कई लोगों ने एथेरिक फ्री जनरेटर बनाया है। अल्फ्रेड हब्बर्ड भी 1920 में बनाए हुए थे, जिसे वह एटमॉस्फेरिक पावर जनरेटर कहते थे। उनके यहाँ तक दावे थे कि वह सालों तक स्टॉपलेस चल सकता है, बड़े बड़े गाड़ियों को भी चला सकता है, लाइट्स भी जला सकता है, यहाँ तक कि एरोप्लेन को भी पूरी दुनिया में नॉन स्टॉप चला सकता है। लेस्टर हैंडरसॉट भी ऐसा ही इन्वेंशन किए थे। हेनरी मोरे भी ऐसा ही इन्वेंशन किए थे। ऐसे कई सारे लोग थे जो फ्री जनरेटर बनाए हुए थे, लेकिन उनको कई तरह से शांत कर दिया गया। शांत करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, और ऐसा कौन करता है यह भी आप सबको पता ही होगा। तो इन्हीं सब बातों से अब यह ख्याल आया कि कहीं केली को भी जानबूझकर फ्रॉड घोषित तो नहीं कर दिया गया। फिर मुझे हेलेना ब्लवात्स्की द्वारा लिखी गई द सीक्रेट डॉक्ट्रिन वॉल्यूम 1 में कुछ केली के बारे में पैसेज मिला। उसमें मेंशन था कि भले ही केली के दावे मैटेरियलिस्टिक साइंस एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वह सभी स्पिरिचुअल और ऑकल्ट नेचर के थे। मतलब कि केली भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। आगे वह दुनिया के काले सच के बारे में बात करती हैं। कहती हैं कि वर्तमान इंसानी सभ्यता के विकास के दौरान जब भी कोई अकल्ट नॉलेज गुप्त अवस्था से पब्लिक डोमेन में आती है तो वह दुनिया में मौजूद सेल्फिश लोगों के लिए श्राप की तरह काम करती है। फिर उसे गुप्त बनाए रखने के लिए स्पेक्यूलेटर के द्वारा कई तरह के चाल चल दिए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने भी दोस्तों बात किया हुआ है कि कैसे डार्क सोसाइटीज इस दुनिया में हजारों सालों से कंट्रोल और मैनिपुलेशन करते आ रहे हैं। तो इनका यह स्टेटमेंट साबित करता है कि वो हमारे तरह ही जागरूक इंसान थी। तो हेलेना की केली के रिगार्डिंग शब्दों में कितनी सच्चाई होगी यह हम अच्छे से समझ सकते हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्यों केली को कुछ लिमिट को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं थी, तो वह कहती है यह सब उसके द्वारा एक्सीडेंटली बड़ी चीज़ की डिस्कवर करने की वजह से थी। ऐसी खोज की वजह से थी जो अटलांटिक सिविलाइजेशंस को भी पता था, और आर्यन ऋषि भी उसका इस्तेमाल अस्त्र विद्या में करते थे। हमने महाकाव्यों में भी, जो कि ग्रंथों से प्रेरित होकर ही बने हुए हैं, उसमें भी देख रखा है कि कैसे मन से और कुछ मंत्रों से टेरेबल अमाउंट में ऊर्जा लाकर प्रहार किया करते थे। असल में वो एथेरिक फोर्स को नियंत्रित करके ऐसा कर पाते थे। केली ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया था। उसने ऐसा जनरेटर बनाया था जो ना सिर्फ एथेरिक फोर्स पे चलता हो, बल्कि मन और कोई पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से भी संचालित हो जाता था। इसलिए वो अक्सर अपने आविष्कार का प्रदर्शन दिखाने से पहले म्यूजिक बजाया करते थे, जो कि मंत्र की तरह ही काम करता था। तो अगर इतनी बड़ी डिस्कवरी पब्लिक डोमेन में आ जाती तो ये इतिहास के कई रहस्यों को भी उजागर कर देता। इसलिए इतनी बड़ी रहस्य को छुपाने के लिए केली को शांत कर दिया गया, ऐसा ही हेलेना ब्लवात्स्की कहती है। और क्योंकि केली के डिस्कवरी का शास्त्रों से भी प्रमाण मिलता है, इसलिए मुझे यह सब सही भी लगता है। साथ ही मुझे डेविड विल्कॉक के वेबसाइट डिवाइन कॉस्मस पे केली के डिस्कवरी का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिला, जो कि क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड था। और 1874 में तो क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से कोई अवगत ही नहीं था। इसलिए केली कहते थे कि वो अपने इन्वेंशन का सीक्रेट उन्हीं को बताएंगे जो समझने के लायक हो। आम इंसानों को तो वह बिल्कुल भी नहीं बताते थे, लेकिन हाँ, साइंटिस्ट को जांच पड़ताल के लिए अलाउ किए थे, इस आशा में कि वह समझ जाएंगे। लेकिन अफसोस वे भी नहीं समझ पाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आपको इससे रिलेटेड कई सारी इंटेंशनली क्रिएटेड कॉन्स्पिरेसीज दिख जाएगी।
निकोला टेस्ला का यह बात भी सुनने में आया। Tesla's experiments with resonance and vibration were central to his work. He thought that the universe operated on the principle of resonance, and by understanding the resonant frequencies of objects and systems, one could tap into an abundant source of energy. He famously demonstrated the power of resonance when he shattered a glass bridge by applying a small mechanical force at just the right frequency. ऐसा ही सिमिलर बात किली भी कहते थे। तो अब इन सभी बातों से यह क्लियर हो गया कि केली झूठ नहीं बोल रहा था। वास्तव में एथेरिक जनरेटर बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल है और इसका सबूत पास्ट में भी मिल जाता है। पहले जगह जगह पे फ्री एनर्जी प्राप्त करने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अभी भी मन में एक सवाल आ रहा था कि मन, आवाज और वाइब्रेशन से एथेरिक टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो इसके बारे में रुडोल्फ स्टेनर की एक्सप्लेनेशन मिली, जिसमें वह कहते हैं कि ह्यूमन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एथेरिक नेचर का होता है, जिस दौरान प्राण शक्ति का आवागमन होते रहता है। क्योंकि एथेरिक जनरेटर हमारे मनोस्थिति के अनुसार कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी ब्रीदिंग में एथेरिक एनर्जी होने के साथ साथ एस्ट्रल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे आप कोई इमोशन और कोई थॉट के फ्रीक्वेंसी के रूप में रहना समझ सकते हैं। तो इस लेखा से देखा जाए तो हमारे ब्रीदिंग में 3 तरह के कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक फिजिकल कंपोनेंट्स जिसमें स्टीम और वाटर आ गया, दूसरा एथेरिक एनर्जी हो गया और तीसरे एस्ट्रल कंपोनेंट्स हो गए। तो स्टेनर कहते हैं कि जब हम एक्सहेल करते हैं तब इसका फिजिकल कंपोनेंट्स तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन एथेरिक और एस्ट्रल कंपोनेंट्स डिसॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि वह एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो बाहरी चीज़ों को प्रभावित कर देते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रुडोल्फ स्टेनर कहते हैं कि भविष्य की टेक्नोलॉजी फ्री एनर्जी पर चलने के साथ साथ ऐसे डिजाइन होंगे जो हमारे एथेरिक और एस्ट्रल कंपोनेंट्स को भी सेंस करने में सक्षम होंगे। और क्योंकि एथेरिक और एस्ट्रल कंपोनेंट्स हमारे मन से अफेक्टेड होते रहते हैं, इसलिए इस तरह से हम अपने मन में बदलाव लाकर टेक्नोलॉजी को संचालित करने में भी सक्षम हो जाएंगे। आगे वह यह भी कहते हैं कि एक इंसान का मोरल और इमोरल स्वभाव उसके स्टीमी ब्रीथ से झलकता है। जो इंसान ज़्यादा मोरल स्वभाव के होते हैं और कोई जो बहुत ही ज़्यादा इमोरल स्वभाव के होते हैं, उन दोनों के ब्रीदिंग कंपोनेंट्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको पता ही है, एक इंसान का गुण एक्यूरेटली यानी कि स्पष्ट रूप से उसके सटल एस्पेक्ट में देखा जा सकता है, जो कि एथेरिक एनर्जी और एस्ट्रल बॉडी से बने हुए ऑरा हो गए। जैसे कि एक इंसान कहे मैं खुश हूँ, लेकिन उसके ऑरा स्कैन में सैड वाइब्रेशन का मिलना, मतलब कि एक इंसान का वास्तविक रूप और रियल इंटेंशन उसके सटल एस्पेक्ट में देखा जा सकता है। ऐसा ही ब्रीदिंग कंपोनेंट्स के एथेरिक और एस्ट्रल कंपोनेंट्स भी बताते हैं, या किसी इंसान के एक्चुअल एस्पेक्ट और इंटेंशन को दिखाते हैं। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखते हुए वे कहते हैं कि बनाई गई टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी के द्वारा चलेगी जिसके वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए वह डिजाइंड होगी। अपने मास्टर के अलावा वह किसी की भी ऑर्डर ना मानेगी। यह सब ऐसा है जैसे मानो वाहनों में थोड़ी सी जान आ गई हो, है ना। खैर, रुडोल्फ स्टेनर इस बात का सबूत अपने ज़माने के केली इंजन के बारे में बात करके देते थे, जो कि मन से संचालित होने वाला एथेरिक जनरेटर था। ऐसे टेक्नोलॉजीज का प्रमाण हमें स्क्रिप्चर से भी मिल जाता है। महर्षि वाल्मीकि भी अपने द्वारा रचित रामायण में कह चुके हैं कि रावण का विमान ऐसा था जो एक जगह से गायब होकर दूसरे जगह पर भी प्रकट हो जाता था, बड़ी बड़ी दूरियां भी तेजी से तय कर पाता था और सिर्फ अपने मास्टर के थॉट के अनुसार ही नियंत्रित भी होता था। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रुडोल्फ स्टेनर कहते हैं कि भविष्य के टेक्नोलॉजी एथेरिक टाइप के होंगे, जो फ्री एनर्जीज पे चलने के साथ साथ मन के द्वारा भी संचालित होंगे। और अभी के टाइम में देखा जाए तो उनका यह बात सच भी होने लगा है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के रिसर्चर्स ने एक ऐसा क्वाडकॉप्टर बनाकर दिखा दिया है जो कि इंसानी थॉट से कंट्रोल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक इंसान को अपने ब्रेन में चिप डलवाने पड़ेंगे या किसी तरह से स्किन के अंदर पेनिट्रेशन करवाने होंगे, बल्कि एक नॉन इन्वेसिव स्कल कैप पहनकर, जो कि एक हेलमेट की तरह ही है, इंसानी थॉट के द्वारा ब्रेन के आसपास जनरेटेड करंट को ट्रैक करता है, उसको पहनकर ही उस क्वाडकॉप्टर को संचालित किया जा सकता है। साथ में ऐसा ही कुछ कारनामा जर्मन के साइंटिस्ट ने भी कर दिखाया।
वहाँ की टीम फ्रीक कुछ रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक एयरक्राफ्ट को मन से संचालित करके भी दिखा दिए हैं। तो अब बस जैसे जैसे लोग एथेरिक फोर्स के रहस्य को जानने लगेंगे, वैसे वैसे यह टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा विकसित होती जाएंगी। बाद में फ्री एनर्जी पे भी चलेगी और इंसानी थॉट से भी नियंत्रित होने लगेगी। और सबसे खास बात आपको पता है, यह एथेरिक टेक्नोलॉजी सोलर फ्लेयर से भी डिस्ट्रॉय या अफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एथेरिक फोर्स नेचुरल वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर चलती है, जो इसको नेचर के साथ अलाइंड रखती है। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी अफेक्ट हो जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि प्रकृति भी करंट टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं कर रही है। रुडोल्फ स्टेनर भी इसलिए कहते हैं कि वर्तमान टेक्नोलॉजी अपने आप को एक टाइम पर खुद को कैंसल आउट कर देगी। सोलर स्टॉर्म भी ऐसी टेक्नोलॉजी पे थप लगाने वाला ही है। इसका शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन रिटर्न सिविलाइजेशन को सिविलाइज्ड रखने के लिए प्रकृति के द्वारा बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। हमारी प्रकृति गूढ़ रहस्य को अपने अंदर समाई हुई है। अभी के इंसानों को लगता है कि हम टेक्नोलॉजिकल लेवल के सबसे एडवांस लेवल पर हैं, और अभी जो सुविधा साधन इससे मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा सुविधा साधन कोई और टेक्नोलॉजी दे ही नहीं सकती है। पिछले पॉडकास्ट में मैंने बात किया था कि इंटरनेट रिप्लेस हो जाएंगे, करंट कम्युनिकेशन सिस्टम भी रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को लगा इससे बेहतरीन चीज़ प्रकृति हमें दे ही नहीं सकती है। इस वीडियो में पेश किए गए सबूत के आधार पर आपको यह लग ही गया होगा कि वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल पर चल रही गाड़ियां भी बेहतरीन ऑप्शन से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। बात रही कि कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या होगा, तो देखिए हेलेना ब्लवात्स्की भी अपने बुक ISIS अनवेल्ड में एंशिएंट रिकॉर्ड में पाई गई एक रहस्य को सामने रखती है। एज पर एविडेंस वो इजिप्ट के पुजारियों के बारे में बात करती है और इस बात को रिवील करती है कि दो मंदिरों के बीच में चाहे कितनी भी दूरियां हों, उस वक्त दोनों मंदिर के पुजारी किसी समारोह के वक्त इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर पाते थे। उस वक्त तो टेलीफोन और मोबाइल जैसी डिवाइस भी नहीं थी। मतलब कुछ इससे भी बेहतरीन चीज था जो नेचर के अलाइंड में था। इंटरनेट भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा एडवांस कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। बेसिकली यह डाटा और इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, पर आपको यह कितना इन्फॉर्मेशन दे सकता है? उतना ही ना जितना अभी के मानव सभ्यता को ज्ञात हो। पर कैसा लगेगा आपको अगर मैं प्रकृति के द्वारा दी गई ऐसी ही सिमिलर चीज़ के बारे में बताऊं, जिससे आप ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञात और अज्ञात इन्फॉर्मेशन को भी प्राप्त कर पाओ? और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है लिटरली किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन। सपोज एक इंसान मोबाइल के साथ प्लेनेट मार्स पे चला गया, क्या वहाँ पर वह इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि करेंट इंटरनेट की एक ये भी लिमिटेशन है कि वह सिर्फ प्लेनेट अर्थ पर ही काम करता है, और वो भी जब हम किसी घने जंगल में चले जाएं या पहाड़ की चोटी पर तो नेटवर्क गायब। पर कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी चीज़ हमें प्रकृति प्रदान करती है जिससे आप इन्फॉर्मेशन ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मौजूद रहकर उससे कनेक्ट हो सकते हैं और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसके सामने वर्तमान इंटरनेट बच्चा के समान हो जाता है, और वह चीज़ है आकाशिक रिकॉर्ड, जिसे दूसरे शब्दों में गैलेक्टिक और यूनिवर्सल इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी तरह की इन्फॉर्मेशंस को भी रखता है। ब्रह्मांड में जिन भी चीज़ों का अंत हो रहा है और हो गया है, उन सब का इन्फॉर्मेशन, और ब्रह्मांड के किसी कोने में अभी क्या हो रहा है और भविष्य में कैसा होने वाला है, इन सब का इन्फॉर्मेशन भी रखता है। जो भी ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन, और जो प्रकट नहीं हो सकते उसका भी इन्फॉर्मेशन रखता है यह नेचुरल इंटरनेट। इसके अस्तित्व में होने को लेकर संदेह हो सकते हैं, इसलिए यह वीडियो देखिए। Scientists now are very, very certain that our memories are not in the cells. All possibilities exist as information in the field. The information is not in the cells. What we do in the cells is we grow what are called soft antennae. So the way that the neurons wire and fire create the antenna that tune to the place in the field where that information lives. It's the act of you reaching
deep within yourself to grasp a new way of thinking, a new language, or a new song on a guitar, a piano, or a new book to write, or a new title, or new poetry, or new sculpture, new art, whatever it is, that act is the impetus for the neurons to wire together to create the antenna that reach into the field where that information lives that you are asking to have access to. वैज्ञानिक भी इसके होने का प्रमाण दे रहे हैं और अध्यात्म तो मानता ही है, जिसे वो मुख्य रूप से ईथर एलिमेंट से जोड़कर देखते हैं। लॉजिकली भी देखो तो जब सभी चीज़ों का निर्माण आकाश तत्व से ही हुआ है, तो क्या आकाश तत्व में सभी चीज़ों को जोड़ने वाला नेटवर्क नहीं पाया जा सकता? वैसे बात रही इससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की, तो हम माइंड, बॉडी और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को कुछ सर्टेन तरीके से अलाइन करके भी पा सकते हैं। आजकल तो कितनों ने आकाशिक सेंटर खोलकर रखा हुआ है, जहाँ पर वह आकाशिक रीडिंग किया करते हैं। सब युग परिवर्तन का ही प्रभाव है। वक्त के साथ और भी ज़्यादा ऐसी सर्विसेज बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोग वह सीख करने लगेंगे जो करंट इंटरनेट नहीं बल्कि आकाशिक रिकॉर्ड ही दे सकता है। और आने वाले टाइम में तो वैसे भी एथेरिक टेक्नोलॉजी होने वाला है, तो ऐसे टेक्नोलॉजीज भी बन सकते हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड से, ईथर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में भी सक्षम होंगे। इसका प्रमाण शास्त्रों से भी मिलता है। उसमें इंटरगैलेक्टिक स्पेस स्टेशन के बारे में भी बात किया गया है। सो जस्ट थिंक, ब्रह्मांड के अलग अलग कोने में रहकर वो कैसे वायरलेसली कम्युनिकेट और डाटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते थे। जो भी हो, लेकिन वर्तमान इंटरनेट तो उसके जगह पे लगता नहीं है। खैर, ऐसी टेक्नोलॉजीज हाईली एडवांस सिविलाइजेशंस उपयोग करते हैं, जिसको अगर पृथ्वी पर लाना हो तो सबसे पहले वैसे सेल्फिश लोगों को हटाना होगा जो ऐसे टेक्नोलॉजीज को सामने नहीं आने दे रहे हैं। उनके द्वारा ऐसी बनाई गई प्रणालियों को भी दूर करना होगा जो इंसानों को कंटिन्यूसली ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट कर रही है। आपको पता ही है, वर्तमान इंसानी सभ्यता अपनी अंतिम चरण में है। बस कुछ ही सालों में पृथ्वी पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगी। पापी पुरुषों को भी दंड मिलेगा और सदाचारी लोगों की उद्गम और जीत होगी। इसके बाद कई सारे अनसुनी रहस्य सुलझती हुई और अनदेखी एडवांस टेक्नोलॉजी सामने आती हुई दिखेगी। वह सब अभी के टेक्नोलॉजीज का स्थान ले लेंगी, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो प्रोग्रेस करती है ना, उसका यह एक पैटर्न है कि जब उन्हें बेहतर ऑप्शन मिलता है तो वो पुराने ऑप्शन को छोड़कर नए ऑप्शन चूज कर लेते हैं।